बहुत शुक्रिया आफाक साहब अपना कीमती वक्त देने का। सबसे पहले तो हम देखते हैं कि जी साल के 63 दिनों में, जैसा कि मैंने अपने इब्तदाइये में कहा कि 154 जो हैं शहरी भारी गाड़ियों के नीचे आकर हलाक हुए। आपकी गिरफ्तारी और रिहाई के बाद इस मसले पर कोई असर पड़ा या जू का तू बरकरार है? असल में हमने तो ज़ाहिर हुकूमत से मुतालबा किया था पहले भी, और अभी भी हमारा हुकूमत से ही मुतालबा है कि उसकी ज़िम्मेदारी है। और ज़ाहिर है जो दिन में हैवी ट्रैफिक नहीं चलनी चाहिए वो चल रही है। उसकी वजह सिर्फ़ और सिर्फ बदउनवान गवर्नमेंट है, क्योंकि उस गवर्नमेंट ने चौकियाँ जो ट्रैफिक पुलिस की हैं वो ठेके पर दी हुई हैं, बेची हुई हैं। तो वो लोग ज़ाहिर पैसे लेकर हैवी ट्रैफिक को अलाउ कर देते हैं शहर में। दूसरी बात यह है कि जो वाटर टैंकर्स हैं, जो आपने गवर्नमेंट ने जो स्पेसिफिकेशन उनको दी हुई है उसके मुताबिक उनके तमाम चीज़ें ज़रूरी जो होनी चाहिए वो मुकम्मल नहीं है। मिसाल के तौर पर लेफ़्ट और राइट से जो स्पेस होता है बहुत ज़्यादा, जिसमें हादसात में जाने जा रही हैं, उसकी वजह भी शायद यही है कि मोटरसाइकिलें एक्सीडेंट के अंदर लेफ़्ट से या राइट से जो है वो व्हील के नीचे आ जाती हैं, तो वहाँ पे सेफ गार्ड्स लगते हैं। इसी तरह आगे का जो हिस्सा है उसमें सड़क से 18 इंच अलाउ है, तो 18 इंच तक आपको सेफ गार्ड्स लगाने चाहिए ताकि एक्सीडेंट के अंदर कोई चीज़ नीचे ना चली जाए। असल में पीपल्स पार्टी खुद एक लसानी जमात है, जो मौजूदा हुकूमत है वो तो खुद एक लसानी जमात है। और क्योंकि वो लसानी बुनियादों पर उसने यहाँ के लोगों को विक्टिमाइज़ किया है, यहाँ के लोगों के रोज़गार छीने हैं, तालीमी इदारों पर उसने कब्ज़े जमाने के लिए अपने ऑफिसर्स तैनात करके यहाँ के लोगों के रिज़ल्ट्स ख़राब किए हैं। तो वो तो लसानी बुनियादों पर तमाम काम करते रहें, उन्हें हमारी कोई भी सरगर्मी इसी वजह से लसानी नज़र आती है। जबकि हमने सिर्फ कराची का मसला उठाया था कि कराची में जो लोग हैवी ट्रैफिक के नीचे कुचल कर मर रहे हैं वो सिर्फ महाजिर नहीं हैं, वो सिंधी भी हैं, वो बलोच भी हैं, जोखियो भी उसमें मरे हैं। जो कोरंगी क्रॉसिंग के ऊपर हादसा हुआ उसमें उसके इब्राहिम हैदरी और चक्रागोट के सिंधी मरे हैं। तो ये तमाम कराची के जो लोग जो यहाँ के बाशिंदे हैं वो विक्टिम्स हैं इस हैवी ट्रैफिक की जो बेलगाम दौड़े हैं इस शहर के ऊपर। तो ये बात अगर मैंने कही थी तो उसमें कहीं लसानी रंग नहीं था। ये सिंध गवर्नमेंट ने उसको लसानी रंग देने की कोशिश की, लेकिन वो बहरहाल नाकाम रहे हैं। अच्छा, इसमें सवाल ये पैदा होता है कि हम देखते हैं जो कराची की नुमाइंदा जमातें हैं, सीट्स जो हैं वो या तो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के पास हैं या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास हैं, और कराची के मसले उसकी जगह अपनी जगह पर उसी तरह से मौजूद हैं। क्या वजह है कि जो नुमाइंदा जमातें हैं वो इन मामलात में संजीदगी का मुजाहरा नहीं कर रही? जो काबिल हल मसले हैं कराची के वो भी हल नहीं हो पा रहे हैं और उनकी शिद्दत में इजाफा होता जा रहा है। देखिए, जहाँ तक ताल्लुक़ है पीपल्स पार्टी का, तो पीपल्स पार्टी तो जाहिर है कि कराची के मामलात में उसकी कोई दिलचस्पी है नहीं, इसलिए कि वो उसका इंतखाबी हल्के नहीं है। कराची के अंदर जो सीटें लियारी से या गिडाब से उन्होंने ली हैं वो भी जाहिर है कि फॉर्म 47 के ज़रिए उनको हासिल हुई हैं, वो ईमानदारी से कोई इलेक्शन हुए नहीं हैं। बाकी जो सिंध के शहरी इलाकों की नुमाइंदगी का दावा करते हैं उनके बारे में सबको मालूम है कि फॉर्म 47 कहाँ बने और किस तरह बने और उसके बाद इंतखाबी नताइज बने। तो जाहिर है कि जिन लोगों ने इंतखाबी नताइज बनाए हैं वो उनकी मर्ज़ी के बग़ैर चूँ करने को तैयार नहीं है। इस शहर के लिए बात करना उनके लिए मुश्किल है, इसलिए कि वो ये समझते हैं कि अवाम ने उन्हें वोट नहीं दिया था। उन्हें जो फॉर्म 47 बनाकर असम्बलियों में जिन लोगों ने भेजा वो उनकी मर्ज़ी के बग़ैर कोई काम कर नहीं सकते। अच्छा, एक बज़ाहिर लोग कहते हैं कि जी कराची की सियासत में खला नज़र आ रहा है कि ठीक है पीपल्स पार्टी के जो भी हल्के हैं वहाँ पर हैं, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट जो है जाहिर है कि उसकी जो पॉपुलैरिटी है, मकबूलियत है, बहुत ज़्यादा कम हुई है। PTI ने बीच में आके उस खला को पुर किया था और ये भी लोग, लेकिन लोग दावा करें कि जी अब जो लसानी कार्ड है कराची की सियासत में वो ख़त्म हो गया, अब नहीं चलेगा। वो कराची की जो एथनिक कॉम्पोजिशन है बदल चुकी है। उसमें आप क्या देखते हैं कि जो मतलब है कि आप जैसी जमातों का क्या मुस्तकबिल है? और माजी में भी जब आपने भरपूर कोशिश भी की लेकिन लोगों का जो एतमाद है वो कहते हैं ना हासिल करने में नाकाम रहे हैं आप। जी नहीं आमिर साहब, आप लोग जिस तरह मतलब अपने फैसले आप लोगों को सुनाते हैं कि जनाब आपको जो है वो लोगों ने वोट नहीं दिए या आप जो है वो कामयाब नहीं रहे, तो बात यह है कि यहाँ पर जितने लोग कामयाब हुए हैं वो अपने वोटों से कामयाब हुए हैं।
क्या दुनिया को नहीं मालूम कि फॉर्म 47 जो है वो कहाँ बने थे, किस दफ्तर में बने थे? तो अगर इलेक्शन के नतायज किसी दफ्तर में बैठ के बनेंगे तो फिर किसी को ये कह देना कि साहब आप जो है वो आवाम की हिमायत हासिल नहीं कर सके, ये मतलब मुनासिब तरीका नहीं है। नहीं, हमारा काम है कि हम सवाल करें ताकि आप वजाहत से अपनी बात कर सकें। तो जो आपके नाक़दीन कह रहे हैं मैं वो आपकी खिदमत में अर्ज़ कर रहा था। आपने सवाल नहीं किया आमिर साहब, आपने सवाल नहीं किया, आपने जो है वो अपना तजिया बयान किया था, उससे गुरेज कीजिए। जी अच्छा, खैर ये तो वाली बहस है, लेकिन एक और सवाल जो है, जो मेरा असल ये सवाल था कि क्या देख रहे हैं जो कराची की सियासत में खला नज़र आ रहा है, और उसमें अब ज़ाहिर है कि कराची की जो एथनिक कॉम्पोजिशन है बदल गई है। 80 की और 90 की दिहाई की जो है इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स पॉसिबल नहीं है यहाँ पे, मतलब है दीगर जो लसानी ग्रोह हैं उनकी आबादी में बहुत इजाफा हुआ है, बड़ी मिलजुल गई हैं आबादियाँ। उसमें आपके ख्याल में अब जो माजी की लसानी सियासत का मुस्तकबिल है या नहीं है, क्या देखते हैं आप? मैं ये मेरा सवाल है जी। चलें आमिर साहब, मैं आपसे अर्ज़ करना चाहता हूँ कि कराची की आबादी में कितने % इजाफा हुआ है। अगर उसमें बहुत ज़्यादा इजाफा नहीं हुआ तो इसका मकसद है कि एथनिक कंपोजिशन के अंदर कोई तब्दीली बड़ी नहीं आई है। महाजरों की आबादी जो थी वो है, और जो शहर जिसका है वो है। देखिए, यहाँ पर लोग कमाने के लिए आए हैं, हमने उनको वेलकम किया है। हमने हमेशा कहा है कि ये शहर तमाम लोगों के लिए, हमने अपने लोगों को वेलकम किया है जो लोग यहाँ पर रोज़गार के हुसूल के लिए आए हैं। और जाहिर है कि उन लोगों का NFC अवार्ड में जो पैसा है वो उनके इलाकों में जा रहा है। आपने जो आबादी जो मरदमशुमारी हुई थी उसमें उनकी गिनती नहीं की है, तो जिन लोगों की मरदमशुमारी में यहाँ गिनती नहीं है वो यहाँ के मुस्तकिल बाशिंदे नहीं है, जिसकी वजह से ये कह देना बिल्कुल गलत है कि यहाँ पर जो है वो एथनिक कंपोजिशन में कोई बहुत बड़ी तब्दीली आई है। लेकिन जो कहते हैं कि जी मुस्तकबिल का जो कराची होगा, जिसका तस्वुर लोग कहते हैं जो खुशाइंद बात भी होगी, कसरुल लसानी शहर है, इसमें तमाम शहरियों को जो उनकी नुमाइंदगी होगी और जो लोग मसलों की बुनियाद पर जोड़े जाएंगे, ना कि ज़बान और लसान की बुनियाद पर। तो ये भी ख्वाब है लोगों का, और इससे आप इख्तलाफ कर सकते हैं जी। देखिए आमिर साहब, बात यह है कि जो लोग यहाँ रोज़गार के हुसूल के लिए आए हैं और उनका रिश्ता उनके आबाई इलाकों से है, तो यहाँ कोई एथनिक कंपोजिशन के अंदर बहुत बड़ा इनकलाब कोई नहीं आ रहा। यहाँ पर लोग रोज़गार के हुसूल के लिए, हाँ, अगर मरदमशुमारी में उनका शुमार यहाँ हो जाए, NFC अवार्ड में जो उनका शेयर उनके आबाई इलाकों को जाता है वो कराची को मिलना शुरू हो जाए, उसके बाद तो जाहिर है कि हम ये कह सकते हैं कि हाँ कराची के अंदर कोई तब्दीली आ रही है। कराची की आबादी में कोई इजाफा हुआ नहीं, और यानी मेरा दावा तो ये है कि कराची का जो आबादी है वो 3.5 करोड़ से बहुत ज़्यादा है। लेकिन अगर आप आबादी जो है वो सही गिनती नहीं कर रहे तो उसकी वजह यही है कि जो लोग यहाँ रोज़गार के हुसूल के लिए आए हैं उनका मरदमशुमारी में यहाँ इंदराज नहीं है, उनका इंदराज उनके इलाकों के अंदर है, तो कोई बहुत बड़ी तब्दीली नहीं है। अच्छा, ये बताइए कि एक ज़माने में जब मुस्तफ़ा कमाल साहब MQM में शामिल हो रहे थे और MQM को दोबारा मुत्तहिद करने की बात हो रही थी, तो उसमें लोगों को तवक्को ये थी कि आप भी उसमें साथ, उस अमल में साथ होंगे। क्या वजह है कि आपने, मतलब है कि उसमें शामिल नहीं हो सके या ना नहीं होना चाहा आपने? आमिर साहब, मेरा ताल्लुक़, क्योंकि मैं बुनियादी तौर पर महाजिर कौमी मूवमेंट से ही वाबस्ता रहा हूँ, APMSO से वाबस्ता रहा हूँ, जिसका नाम ऑल पाकिस्तान महाजिर स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन था। और जब महाजिर कौमी मूवमेंट को मुत्तहदा में तब्दील करने की ख्वाहिश की असलम बेग साहब ने, यानी उन्होंने तो खैर किसी पार्टी का नाम नहीं दिया था, उन्होंने अल्ताफ़ साहब से ये अपनी ख्वाहिश का इजहार किया कि अब आप कौमी धारी की सियासत कीजिए और ये लसानी सियासत अब आप मत कीजिए, तो अल्ताफ़ साहब ने नीम रजामंदी वहीं उसी मीटिंग में जाहिर की थी। और मैंने उस वक्त उनसे कहा था कि देखिए, जब तक हमारे मसाइल, बुनियादी मसाइल हल नहीं होते, हमें कौमी धारी की सियासत ज़ेब नहीं देती, और हम लसानी बुनियादों के ऊपर हमें जो कुछ भी पजीराई मिली है वो हमें हमारी कौम की तरफ से मिली है, तो हमें पहले उनके मसाइल हल करने चाहिए। मेरा बुनियादी इख्तिलाफ आज भी उसी तरह मौजूद है, और अगर इस इख्तिलाफ को पसे पुश डालकर मुझे कोई मुत्तहदा ज्वाइन करनी होती तो मेरा ख्याल ये है कि अल्ताफ़ साहब के निकले हुए लोग, अगर मैं ये कहूँ कि उनके जो सबॉर्डिनेट थे, मैं मतलब कोशिश कर रहा हूँ कि कोई अच्छा लफ्ज़ आ जाए मेरे जहन में, तो उनसे मुझे बात करने की बजाय अगर कोई मेरी मजबूरी होगी या मुझे कहीं कोई सहूलत होगी
तो मैं बॉस से रब्ता करूंगा या बॉस के सबऑर्डिनेट से रब्ता करूंगा। मेरा उस बॉस से इख्तिलाफ जो है महाजिर बुनियाद पर हुआ था कि जनाब आप जो है वो महाजिर लफ्ज़ से दस्तबरदार मत होइए। तो उस इख्तिलाफ की मौजूदगी में कैसे सवाल पैदा होता है कि मैं किसी सबऑर्डिनेट को ज्वाइन कर लूँ। अच्छा, उसके बाद तो कहते हैं ना पुलों के नीचे से बहुत सा पानी निकल गया और अल्ताफ हुसैन की सियासत भी जो है एक तरह से यहाँ पे तो रेलिवेंट हो गई। आप बहुत से लोग यही कहते हैं, आप क्या समझते हैं? मैं असल में देखिए बहुत सारे लोग जो है वो अपनी ख्वाहिश को, अपने ख्वाब को वो ये समझते हैं कि बस यही रियलिटी है। अगर ये सब कुछ रियलिटी है और पुलों के नीचे से पानी बहुत निकल गया और महाजिर पॉलिटिक्स का खात्मा हो गया या अल्ताफ साहब का खात्मा हो गया या किसी और सियासी लीडर का खात्मा हो गया, तो आप जो है वो तमाम लोगों को सियासी आज़ादी दे दीजिए, ख़त्म बात कीजिए, उनको काम करने दीजिए और फिर इलेक्शन करवा के आप इलेक्शन करवा दीजिए। आपको ये इस बात का जब यकीन है कि उन्हें अवाम ने मुस्तरद कर दिया और पुलों के नीचे से बहुत सारा पानी निकल गया है, तो फिर खौफ किस बात का है? अच्छा, मैंने एक आपका बयान पढ़ा कि आप बकौल आपके कि जी एक हेलो पर जो है मुत्तहिदा के तमाम तीतर जो है वो उड़ जाएंगे, ठीक है ना। और ये अच्छा, तो सियासत फिर कौन करेगा यहाँ पर? बकौल आपके कि जी मुत्तहिदा जो है फॉर्म 47 की उसकी नुमाइंदगी है, तो इस खला को कैसे पुर किया जाएगा? कौन इसका दावेदार है? क्योंकि जिन बच्चों ने या लड़कों ने, नौजवानों ने ये महाजिर सियासत की, यार आमिर साहब आप परेशान मत हो, उन्होंने दुख बड़े उठाए और वो अब देखे ना खाली हाथ बैठे हुए, वो मतलब कोई भी मसला हल तो नहीं हुआ। जब कराची में परेशान ना हो जी आप लोगों को वोट दिए तब भी कोई वही होता ना कि भाई कोटा सिस्टम की बात करें या नौकरियों की, अब तो यहाँ तक हो गई ना बकौल आपके कि जी नताइज भी सही नहीं आ रहे, तो मसले तो सब जू के तू हैं। जी आबिर साहब परेशान ना हो, ये खला नहीं है, खला आपको नजर आ रहा है, लेकिन ये खला अगर चलें सपोज कर लीजिए है भी, तो ज़िंदगी में इस किस्म की परेशानियां मरहले आते हैं, लेकिन कौमें बग़ैर लीडरशिप के नहीं चलती हैं। जिस ज़माने में अल्ताफ़ साहब नहीं थे, जिस ज़माने में हम नहीं थे, जिस ज़माने में खालिद मकबूल साहब नहीं थे, उस ज़माने में भी महाजिर कौम बग़ैर लीडरशिप के नहीं चल रही थी। उस ज़माने में भी कहीं महमूद अल उस्मानी थे, कहीं जवाद बेग थे और कहीं कोई भी नहीं था, तो एक शायर के कते ने उसको लीडर बना दिया था, जिसमें उन्होंने मुमताज़ भुट्टो के यानी बेहुदा स्टेटमेंट पर कि जनाब सिर्फ उर्दू सिंधी चलेगी, उन्होंने कता लिखा था कि ये उर्दू का जनाजा धूम से निकले, और उस कते की बुनियाद पर वो शायर जिसका सियासत से कतन दूर दूर तक कोई ताल्लुक़ नहीं था, वो महाजिर कौम का लीडर बन के इमर्ज कर गया था। और उसके बाद जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब को रईस अमरोवी साहब से मुज़ाकरात करने पड़े थे और रईस अमरोवी साहब ने बाकायदा लसानी मुआहदा किया था जिसके अंदर अर्बन और रूरल मेरा आखिरी सवाल क्या आपका आखिरी सवाल, क्योंकि हमारा वो वक्त महदूद है, क्या आपका कोई राब्ता हुआ है MQM मुत्तहिदा से? आप राब्ते में हैं, अल्ताफ हुसैन साहब से राब्ते में, और लंदन में मतलब बैरून मुल्क दीगर ग्रुप्स हैं जो माजी में MQM का हिस्सा हुआ करते थे बहुत सारे लोग, कहीं पे आपका राब्ता चल रहा है उन लोगों से? जी नहीं, मेरा मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट लंदन यानी अल्ताफ साहब से मेरा बराह रास्त कोई राब्ता नहीं है। मैंने जब उन्होंने मजम्मत की थी तो मेरा अखलाकी फ़र्ज़ बनता था कि मैं जिस तरह खालिद मकबूल सिद्दीकी आपका मुस्तफ़ा कमाल साहब का, फ़ारूक सत्तार साहब का, सलीम हैदर साहब का मैंने शुक्रिया अदा किया था, तो अखलाकी तौर पर मेरी ज़िम्मेदारी बनती थी, मैंने अल्ताफ़ साहब का भी शुक्रिया अदा किया। और मैंने अपने सेंटिमेंट्स भी बताए कि जब इन तमाम लोगों ने मेरी गिरफ़्तारी की मजम्मत की तो मुझे अच्छा लगा कि यानी एक फ़ीलिंग थी कि जैसे हम 1986 में जिस वक्त सब एक थे, तो ये मैंने अपने फीलिंग्स का इजहार किया कि महसूस किया ऐसा। दुरुस्त, मेरा ख्याल है मेरी कौम ने भी किया होगा बहुत बहुत, लेकिन मेरा राब्ता बराह रास्त नहीं है। जी बहुत बहुत शुक्रिया अफाक साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया। नाज़रीन